नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत करता हूँ परख भारत के खास मुलाकात प्रोग्राम में। और आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर छाए रहते हैं अपने ज्ञान के बदौलत। और वो ज्ञान जो है वो वाला नहीं कह, आप उसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स या यूट्यूबर्स का वो ज्ञान नहीं कह सकते जो अंत शुरू से लेकर अंत तक सनसनीखेज बातें बताने की कोशिश करता है। डीके दुबे जी क्योंकि शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, कानून की गहरी परख रखते हैं, संविधान की बेहतर नॉलेज रखते हैं और संविधान, कानून से लेकर राजनीति और अर्थव्यवस्था और तमाम विषयों पर अपनी बातें रखते हैं और बड़ी बेबाकी से बात रखते हैं और बड़ी सटीक बात रखते हैं। और खास बात यह है कि इनके दर्शक, इनके जाने वाले, एक और शब्द इसमें जोड़ूं तो इनके फॉलोवर्स भी इनकी बातों को बड़ी संजीदगी के साथ देते हैं। और खास बात यह है कि इनकी बातों में एक बेहतर नॉलेज छुपी होती है, एक बेहतर संदेश होता है जिसको लोग, और खास तौर से जो स्टूडेंट हैं और जो कानून के विद्यार्थी हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा होता है। आज हमारा खास मुलाकात प्रोग्राम में हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ डॉक्टर डीके दुबे जी मौजूद हैं। डीके दुबे जी से आज बात करेंगे, अनेक विषयों में उनसे उनकी राय या फिर उनकी सोच जानने की कोशिश करेंगे। एक तरीके से इंटरव्यू बेस्ड प्रोग्राम खास मुलाकात जिसमें हमने तमाम लोगों को देखा है सत्य परख भारत के, आज उसमें हमारे साथ डीके दुबे जी भी मौजूद है। तो सबसे पहले डीके दुबे जी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। ये नमस्कार करने वाली जो शैली है आपकी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने देखा है हम लोग ऐसे नमस्कार करते हैं, आप पूरा, ये हमें लगता है कि ये कोई ऐसा व्यक्ति नमस्कार कर रहा है जिसके अंदर धर्म और धर्मिता बहुत कूट कूट के भरी हुई है। दुबे जी, इस तरीके के नमस्कार करने का कोई कारण है क्या? क्योंकि बहुत कम लोगों को देखता हूँ इस तरीके के नमस्कार। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं असल में मातृभूमि को नमस्कार करता हूँ। आपने कभी मेरे को सुनते हुए सुना होगा, तो हम शुरू यहाँ से करते हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, ए वात्सल्यमय माँ, मैं तुमको प्रणाम करते हुए शुरू करता हूँ। तो अब माँ को प्रणाम कर रहे हो, धरती माता को प्रणाम कर रहे हो, तो आधा अधूरा कैसे करेंगे? हाँ। तो पूरा प्रणाम करते हैं और वो स्वभाव में आ गया। वो स्वभाव में आ गया, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाकी हम लोग किसी को नमस्ते करते हैं, ऐसे करते हैं, और वो अलग विषय है। हमारे साथ दीपक राय पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और खास मुलाकात का ये भी एक हिस्सा है, तमाम लोगों के इंटरव्यू में ये भी शामिल रहते हैं। दुबे जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आता हूँ और एक सवाल आपसे पूछता हूँ। ये कानून के प्रति, आप स्टूडेंट लाइफ में थे तब आपको कानून और कानून की किताबें, संविधान के प्रति रुचि आपकी जगी? क्योंकि देखिए, ये इंटरव्यू में वो तो मूर्खता में करने वाला नहीं कि आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि आपको लोग जानते हैं, आपके देखने वाले, आपके जानने वाले आपको जानते हैं, तो वो मैं समय उसमें तो पास नहीं करूंगा। एक सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कानून के प्रति सोच, क्योंकि लोग इतिहास चुनते हैं, लोग हिस्ट्री, मतलब अलग अलग विषय चुनते हैं, और कानून आपने चुना और कानून में इतनी बेहतर पकड़, इसके पीछे का रीजन? एक्चुअली पकड़ तो पता नहीं, मैं नहीं बता सकता कि पकड़ कितनी है, लेकिन बचपन से तर्क करने का स्वभाव था। और वो तर्क करने का स्वभाव, ये जो कानून है ना, ये एक्चुअली हम जब प्रकृतिवादी होते हैं तो कानून हम लिखते हैं, एक सोच डेवलप होती है, कॉन्सेप्ट होता है। आप किसी भी देश में कानून तभी आता है जब वो सोच होती है। अब अफगानिस्तान में किसी का कब्जा हो गया तो वो शरीयत लागू करते हैं, उनकी सोच वैसी है। हिंदुस्तान में जिस प्रकार के लोग हैं वैसी सोच है, तो उस सोच को संगठित किया जाता है और उस सोच के आधार पर क्या है, क्या होना चाहिए, कैसे न्याय मिलेगा और कैसे देश चलना चाहिए, ये सब चीजें एक कॉन्सेप्ट है। तो मुझे लगता है कि बचपन से जो संस्कार मिले, उन संस्कारों में वो कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया। तो अभी मेरा क्या था, कानून पढ़ने से पहले कोई बात कोई कहता था तो मैं कहता था ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो जो कानून के जानकार कभी अपने साथ होते थे, वाह तुम तो कानून पढ़े नहीं हो, ऐसी बात कैसे कर देते हो? तो मैं कहता था कि नहीं, ये मेरा दिल कहता है
कि ऐसा होना चाहिए। अब कानून में क्या लिखा है वो लिखने वालों ने लिखा होगा। तो एक कॉन्सेप्ट आपके मस्तिष्क में होता है। जब हम सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने जाते हैं तो आप लिखा कुछ भी है, इंडियन पिनल कोड में कुछ लिखा है, किसी कानून पर बहस चल रही, लेकिन हम वहां पर ये कहते हैं कि साहब ये कानून भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो वो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन से मिलवाओ, फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा होता है उसको भी कहते हैं ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब साहब कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो गया? तो हम कहते हैं ये पब्लिक पॉलिसी हमारे उसके अगेंस्ट में जा रहा है। पब्लिक पॉलिसी क्या है? ये एक भारत का कॉन्सेप्ट है, भारत कैसा हो, भारत की वैल्यूज कैसी हो, भारत की नजर में ह्यूमन बीइंग कैसा है, भारत की नजर में लोगों के अधिकार कैसे हैं, भारत की नजर में सरकार कैसी हो, सरकार के दायित्व कैसे हो। तो ये जो आप संविधान या कानून आज की बात करते हैं, ये तो कभी बज्जी संघ भी हुआ करता था, कभी ये ही चाणक्य ने लिखा था, कभी ये शास्त्रों के रूप में आया था, कभी ये वेदों में उसका बेसिक कॉन्सेप्ट दिया, फिर धर्मशास्त्र लिखे, धर्म सूत्र लिखे और धर्म सूत्रों के आधार पर धर्मशास्त्र लिखे। हाउ टू बी? तब हमने कहा कि भाई ये फला की संहिता है, ये बृहस्पति की संहिता है, ये नारद की संहिता है, ये पाराशर की संहिता है, ये याज्ञवल्क्य की संहिता है। तो वो एक कॉन्सेप्ट है जो भारत का है। वो कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि संस्कारों से मिलता है। उसके बाद आप कानून पढ़िए तो आपको लगेगा नहीं यही होना चाहिए, और जब आपको लगे कि ये गलत लिखा है, नहीं होना चाहिए, तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए। अपनी बात मनवा सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कह देगा साहब ये कानून ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कानून ठीक नहीं, पार्लियामेंट ने ठीक नहीं बनाया। तो ये बचपन से आप जिस परिवेश में रहते हैं, जो संस्कृति आपके परिवार ने संस्कार दिए होते हैं, जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं, वो मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर देते हैं। और ये सबसे ज्यादा मिला, मैं कानपुर पढ़ने आया तो एसडी कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, सनातन धर्म विद्यालय में, कॉलेज में, और वहीं से अटल बिहारी वाजपेयी जी पढ़े थे, वो वहां से दीनदयाल उपाध्याय जी पढ़े थे, चंद्रशेखर आजाद पढ़े थे। उस माहौल का एक असर था कि वो माहौल वैसा मिला, वैसे ही दिमाग डेवलप होता चला गया। और फिर कानून तो हमने बहुत बाद में पढ़ा, फिर धीरे धीरे वो चीजें आ गई तो लगा कानून तो मुझे आता ही है, क्यों ना डिग्री ले ली जाए, तो डिग्री ले ली, उसी फील्ड में चल दिए। ऐसे डेवलप हुआ कानून। कानून की बात चली है और बड़ी साफगोई से आपने जोड़ा है, मतलब क्रमबद्ध कम चीजों को जोड़ा है। तो एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम अश्वनी उपाध्याय का भी इंटरव्यू किया था और कानून के आप विशेषज्ञ हैं, संविधान आपको बेहतर पता है। क्या आपको लगता है कि वर्तमान कानून व्यवस्था और अश्वनी उपाध्याय जो इस बात को लेकर कह रहे हैं कि आजाद भारत को या 2021 को 2021 के हिसाब से कानून चाहिए? क्योंकि आईटी एक्ट में देखता हूं या ट्विटर या फेसबुक के तमाम जो रूल्स रेगुलेशंस देखता हूं, आपको लगता है कि वाकई जो आईपीसी, सीआरपीसी या तमाम कानून या संवैधानिक ढांचाएं जो हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आप उसे मुझसे बेहतर समझते हैं, क्या उसमें वाकई फेरबदल की आवश्यकता है? क्योंकि बहुत ये 1857 18वीं उसका बना हुआ कानून आज 2021 में किस तरीके से चलेगा? कॉपी पेस्ट अलग से हो दुबे जी? नहीं, देखिए बहुत सारे विषय इस पर रहते हैं, अपने अपने मत रहते हैं। स्वतंत्रता के बाद भी ये तो सच है कि आपको अपना टैग मिलना चाहिए था, आप क्यों निशानियां पुरानी रखे हुए हैं। लेकिन सत्य ये भी है कि जिस घर में आप रहते हैं उस घर को तोड़कर बनाना आवश्यक है क्या? कि उसी घर को अमेंड करने का राइट तो आपको है, आप उसको अमेंड करिए। आपकी पार्लियामेंट को राइट है उसको अमेंड करने का, और कोर्ट के पास अधिकार है उस पर जजमेंट करने का। कोर्ट भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता ही रहता है, कभी न कभी कहते ही रहता है भाई ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये तब चलता था अब नहीं चलेगा। तो फिर सवाल यहां पर यह है कि मैं इस बात के पीछे क्यों पड़ूं कि नहीं साहब इस घर तोड़ को नया बनाइए, बनाना चाहिए, क्योंकि नया बनने का अवसर अगर आपके पास है तो आपको बनाना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति भी ये कहता है कि घर नया बनना चाहिए, उसके पास उसका एक आर्किटेक्ट होना चाहिए, एक डिजाइन होना चाहिए, उस डिजाइन के आधार पर उसके पास वो मूलभूत चीजें होनी चाहिए जो एक मकान बनाने के लिए आवश्यक है। मैं अगर सजेस्ट करता हूं आपको कि साहब ये बदल दीजिए, तो ये तो बहुत आसान है कहना कि आप बदल दीजिए, आप अपना चश्मा हटा दीजिए, आप अपनी दाढ़ी काट दीजिए, आप अपनी मूछें भी बना लीजिए, आप जालीदार टोपी लगाइए। किसने मना किया आपको कहने को? लेकिन क्या अब जालीदार टोपी लगाने के लिए जो मूलभूत चीजें चाहिए वो हम आपको दे रहे हैं? आपको चश्मा हटाकर कुछ ऑप्शनल हम आपको दे रहे हैं क्या? मेरी काबिलियत तब है जब मैं आपसे मिलूं और ये कहूं कि ये गेटअप चेंज करना है, इस गेटअप को चेंज करने के लिए मेरे पास एक ऑल्टरनेट ये ड्राफ्ट है, तब मुझे लगता है कि उस पर कुछ इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। मैं जब 370 कर रहा था
तो आपको ये तो पता ही है कि 370 श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने शुरू किया था और अभी तक चला, लेकिन हम लोग ही सफल क्यों हुए उसमें? मैं किसी की असफलता की बात नहीं कह रहा हूं। कभी मोदी जी ने भी उस पर यात्रा निकाली कि लाल चौक पर झंडा फहराएंगे, वो ध्वज फहराने के लिए गए, पूरे देश की यात्रा निकली। और ऐसा मुझे नहीं लगता कि संघ परिवार या बीजेपी में से प्रयास नहीं किया, सबने प्रयास किया। हम जब आए उस फील्ड में और हमारे पास ये दायित्व आया, तो हमने ये कहा कि इसका सोल्यूशन देना है। इस पर ऑब्जेक्शन की बजाय, ऑब्जेक्शन बहुत लोग लगा चुके, इसका सोल्यूशन है क्या हमारे पास? हमने उस पर काम करना शुरू किया और फाइनली जब हमने सरकार को प्रपोज किया या अप्रोच किया, कोर्ट में अप्रोच किया, तो हमने सोल्यूशंस दिए। सरकार को वो सोल्यूशन समझ में आए। सरकार तो कटिबद्ध थी, प्रतिबद्ध भी थी, क्योंकि बीजेपी की तो स्थापना ही 370 खत्म करने के लिए हुई थी। लेकिन सिस्टम जो है ना, उस सिस्टम को क्रॉस करने के लिए सिस्टम को क्रॉस करना आना चाहिए। हम केवल ऑब्जेक्शन लगा दें अगर कि भाई ये गलत है, इसको हटाओ, ये तो सोल्यूशन मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी समस्याएं सरकार को भी होने वाली हैं और इसमें समस्याएं इंप्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी को भी होने वाली है। अगर हम सब उनके ऊपर छोड़ने वाले हैं तो वो करने से उनके पास सादा सा ऑप्शन है कि वो अमेंडमेंट ले आएंगे, कहेंगे आप बताओ इनमें से कौन से प्रावधानों में समस्या है। बिल्कुल वैसे जैसे आपने 3 कृषि कानून लाए, आप कहा कि भाई ये गलत है, हटाओ। तो अब वो गलत है हटाओ का मतलब आपके पास कोई ऑप्शन है क्या उससे अच्छा? अगर आपके पास उससे अच्छा ऑप्शन है तो हटा देने चाहिए। तो सरकार ने उनसे पूछा कि हमें बताओ इसमें गलत क्या है, वो हम बदल देंगे। तो बताने वाले के पास जवाब नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, बस मेरी जिद है। तो मुझे लगता है कि जब हम 370 कर रहे थे तो हमने उस पर ऑब्जेक्शन से ज्यादा सोल्यूशन निकाले और हर उस बात का जवाब हमने ढूंढा जो प्रश्न कोर्ट में उठने वाला था, जो पार्लियामेंट में प्रश्न उठने वाला था, जो विश्व समुदाय प्रश्न उठाने वाला था, जो मीडिया प्रश्न उठाने वाली थी और जनमानस जो प्रश्न उठाने वाला था, उनके उत्तर ढूंढे। और वो उत्तर जिस दिन हमारे पास इकट्ठे हो गए उस दिन गवर्नमेंट को भी लगा कि नहीं अब मामला ठीक है, उड़ा देना चाहिए। उन्होंने उड़ा दिया, हमने सबके जवाब दिए। तो जो बात आपने कही अश्विनी जी की भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको बदलना है, ये भी ठीक है कि बदलना चाहिए। लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि सीआरपीसी 1973 में आपने नहीं लिख दी, जो कभी 1898-97 में कभी चलती थी। क्या 1898 की सीआरपीसी और 1973 की सीआरपीसी में कोई फर्क आया क्या? है तो नहीं। 1973 में तो आपने आजादी के बाद ही उसको किया, है तो नहीं। तो क्या है, अब हमको ये बताना चाहिए कि 1973 की सीआरपीसी में या 1898 की सीआरपीसी में क्या गलत है जो सही करना है, जिससे सही हो सके। उस पर शोध करिए, उसका शोध का पेपर बनाइए, सरकार को वो प्रेजेंट करिए और देश को प्रेजेंट करिए। मुझे लगता है कि आपको सफलता हर हालत में मिलेगी। लेकिन जिस समय आप सिर्फ ये कहेंगे कि नहीं इनको हटा दीजिए, कुमार श्रीकांत जी को हटाइए, मुझे शक्ल नहीं अच्छी लगती, तो फिर मुझे ये भी बताना पड़ेगा इनकी जगह कौन सी शक्ल वाला अच्छा है और क्यों नहीं, क्यों जाना है। तो मुझे लगता है कि अभी वो जो उनका स्टेप है वो अच्छा स्टेप है, लेकिन इमेच्योर है। उस पर मेच्योरिटी की आवश्यकता है, एक टीम बनाने की आवश्यकता है, वो टीम उस पर काम करे। जो ऑप्शन आईपीसी अगर आप हटाने की बात करते हैं तो उसकी जगह ऑप्शनल कुछ रखिए, वेदों से रिसर्चें करिए, धर्म शास्त्रों से रिसर्चें करिए। और जो जब मैं कहूं कि चाणक्य नीति जिस समय हुआ करती थी तो अर्थशास्त्र था, उसकी रिसर्च करिए। बीच में जब गुप्त काल आया उनके समय पर क्या था उसकी रिसर्च करिए, फिर एक डॉक्यूमेंट बनाइए और कहिए कि ये आईपीसी अच्छी नहीं है, ये लागू करना चाहिए, ये भारतीय संस्कृति से है। तो मुझे लगता है कि सरकार पर अच्छा दबाव भी बना पाएंगे, जनता आपके साथ खड़ी होगी और सरकार को भी मानना पड़ेगा। अदरवाइज जब आप सिर्फ ये कहेंगे कि ये तोड़ दीजिए, जैसे मैं आपको बताऊं पार्लियामेंट इस समय 100 साल पूरे कर चुकी है और पार्लियामेंट के 100 साल पूरे होने के बाद उसको तोड़ना वो अबंडन होना है। तो अब आप ये कहें कि पार्लियामेंट के 100 साल पूरे हो गए, भाई इससे बाहर निकलो, तो उससे पहले आपको विस्टा प्रोजेक्ट चालू करना पड़ेगा और नई पार्लियामेंट बनाकर रखनी पड़ेगी। जब तक नई पार्लियामेंट नहीं बन सकती तब तक पुरानी वाली को छोड़ने का सुझाव नहीं दिया जा सकता। राइट। तो सरकार अब जैसे वो छोड़ने का नंबर आ गया, उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिन बाद उसको अबंडन घोषित कर देंगे ये लोग। कहेंगे भाई ये तो अब पार्लियामेंट का 100 साल पूरा हो गया, इसकी आयु खत्म हो गई, इसमें मर जाओगे, किसी दिन गिर जाएगी। तो उससे पहले सरकार ने बनाना शुरू कर दिया, बना रहे हैं, वो बना लेंगे, उस दिन उसको अबंडन कर देंगे इसमें। लेकिन उसका विरोध भी मैं देखता हूं गाहे बगाहे
वो चांद का मुंह टेढ़ा है ये कह कह के लोग जो है गलियों में फिरते हैं। बहरहाल दीपक जी, दीपक राय, मैं आपके पास आ रहा हूँ, अपना सवाल पूछिए, फिर मैं अपने 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 सवालों पर और आऊंगा। दीपक जी प्लीज। दुबे जी, सबसे बड़ा एक क्वेश्चन ये है कि आज हम 75 ईयर्स मना रहे हैं इंडिपेंडेंस का, लेकिन जो कानून है आज भी वो एक तरह से कहिए शहरों में ही सिमट गया है और पढ़े लिखों के बीच सिमट गया है। तो आम जनता के बीच में आज भी नहीं जा पाया, क्योंकि देखिए सबका जो इंटरेस्ट है वो कानून से जुड़ा हुआ है। लेकिन आप कहते हैं जो एक हमारे जैसे आर्थिक उसकी बात कही गई, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कही, तो उस तरह से कोई मुहिम नहीं चला जा सकता जो मतलब गांव की भी जनता उनको अपने अधिकारों के बारे में मालूम हो, कानून के बारे में मालूम हो, संविधान के बारे में मालूम हो, वो अवेयरनेस कब शुरू की जाए? आपने एक बहुत बड़ा पिटारा खोलने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि आप मुझे बता दीजिए कि गुप्तों के समय पर कौन सा कानून था भारत में। आप मुझे बता दीजिए मौर्यों के समय पर कौन सा कानून था भारत में। आप मुझे बताइए रामायण काल में कौन सा था, द्वापर में कौन सा कानून था, त्रेता में कौन सा कानून था। सर वहां तो एक वे ऑफ लाइफ, एक ट्रेडिशन था, उसको लोग फॉलो करते थे। मैं यही कहने की कोशिश मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप सोसाइटी बिगाड़ देते हैं तो उसके लिए आपको कानूनों की जरूरत पड़ती है। जब सोसाइटी ड्यूटी ओरिएंटेड हो, आपकी सोसाइटी में कानूनों की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि वो ड्यूटी ओरिएंटेड थी। हमने कहा मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं किसके लिए, मेरा कर्तव्य बनता है पिता के लिए, मेरा कर्तव्य बनता है माँ के लिए, मेरा कर्तव्य बनता है बच्चों के लिए, मेरा कर्तव्य बनता है पत्नी के लिए, मेरा कर्तव्य बड़े भाई के लिए, छोटे भाई के लिए, अड़ोसी पड़ोसी, पेड़ पौधे, जमीन, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, सबके लिए मेरा कर्तव्य बनता है। तो हम तो सूर्य को भी अर्घ देने वाले लोग हैं। यहां से कहते वो भी प्यासा होगा, उसको भी जल चढ़ाते हैं। यानी कि हमारी सोसाइटी को ड्यूटी ओरिएंटेड सोसाइटी लोगों ने बनाया था। अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेज ने सबसे पहले ये किया कि उन्होंने ये रिसर्च की कि आखिर हिंदुस्तान पर 500 वर्षों तक मुस्लिम शासन होने के बावजूद हिंदू बचा कैसे है और सोसाइटी बची क्यों है, ये गुलाम क्यों नहीं हुए। इकोनॉमिकली गुलाम हो गए होंगे, मुगलों ने पैसा वसूला आपसे, लेकिन मानसिक रूप से हम कभी गुलाम नहीं हुए। तो मानसिक रूप से गुलाम ना होने का कारण यह था कि सांस्कृतिक रूप से आप बहुत स्ट्रांग थे और ड्यूटी ओरिएंटेड थे। तो हमने कहा कि धन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें मोक्ष चाहिए, तो किसके लिए धन इकट्ठा करें। तो हमने वहां फार्मूला दिया, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो जब पूत कपूत है तो उड़ाई देगा और सपूत है तो कमाई लेगा। मैं फिर अपने मोक्ष की कामना करूं, मोक्ष के लिए काम करूं, इसलिए मुझे गलत नहीं करना, इसलिए किसी का दिल नहीं दुखाना, इसलिए जिसका मैंने लिया, माँ ने मुझे पाला तो मुझे एक पालन पोषण करना है, मेरे पिता ने मुझे कुछ खिलाया पिलाया तो मुझे कुछ लोगों को खिलाना है, इस पृथ्वी से मैंने कुछ भोजन लिया है तो इसकी भी सेवा करनी है, सूर्य से मैं रोशनी लेता हूं तो इसकी भी सेवा करनी है। तो आपने मोक्ष का कॉन्सेप्ट किया। अब बताइए यहां पर कानून की आवश्यकता कहां है। अंग्रेजों ने यह निर्धारित किया, मैकाले आया तो उसने कहा कि बात समस्या यहां पर नहीं है, समस्या यहां पर यह है कि हिंदुस्तान के लोग सांस्कृतिक लोग हैं, संस्कारित लोग हैं, इनको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो सबसे पहला काम यह करना, सोसाइटी बिगाड़नी पड़ेगी। तो उसने सोसाइटी बिगाड़नी शुरू करी। अब सोसाइटी जब बिगड़ी तो आप बताइए 1834 में 1834 में मैकाले ने इंडियन पीनल कोड का वो बना था, ड्राफ्ट बनाना शुरू किया था। 1858 में वो ड्राफ्ट सरकार ने अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन वो लागू नहीं कर पाई क्योंकि सोसाइटी बिगड़ी नहीं थी। 1860-61 में उसने लागू किया सबसे पहले आईपीसी, कि उसने कहा पीनल प्राविधान होने चाहिए अगर ये नहीं माने तो आप सोसाइटी ग्रामीण क्षेत्रों में सुधरी हुई है आज भी, इसलिए उनको बहुत कानूनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो अभी अपने गांव में एक ग्लोबल विलेज बनाए बैठे हैं। बहुत कम वहां पर वायलेशन इस प्रकार के होते हैं कि पुलिस की आवश्यकता पड़े। आप हिंदुस्तान के देहातों में चले जाएंगे तो पुलिस चौकी से 20-20 किलोमीटर दूर तक पुलिस नहीं है, और 20 किलोमीटर पगडंडी पर चलते हैं और वहां कोई मरता नहीं, कोई झगड़ा नहीं होता। तो आप सोच सकते हैं कि अभी विलेज एरिया में सोसाइटी ड्यूटी ओरिएंटेड है। शहर में आप देखिए, बहुत छोटी सी बात है, शहर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो पड़ोसी लेकर तो जाते हैं घाट पर, लेकिन आग लगाई और नमस्ते करके खड़े हो जाते और निकल लिए। मुर्दा जल रहा है तो ठीक है, नहीं जल जाए तो भी ठीक है। आप देहात में चले जाइए, मुर्दा पूरा जलेगा, उसकी अस्थियां निकलेंगी, तब रात तक सब लौट कर आएंगे।
फिर जिसके घर में वो मिट्टी हुई है उसके घर के खाने पीने की व्यवस्था 13वीं तक अड़ोसी पड़ोसी करेंगे, उसकी हर बात की चिंता लोग करेंगे। लड़की का विवाह होगा तो जिस समय बारात आएगी तो चारपाई हर घर से निकल के जाएगी, चिमटा बिलना हर घर से निकल के जाएगा, 5-5 10-10 किलो आटा हर घर से निकल के जाएगा और उसको पता भी नहीं लगेगा मेरी बेटी की शादी कब होगी। घर बनाना है तो छप्पर डालने के लिए अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होकर छप्पर डालाएंगे। कंस्ट्रक्शन के लिए लेबर की जरूरत नहीं है। अब देखिए, ये सोसाइटी अगर ऐसी है तो आप इस सोसाइटी को जिस समय अधिकार सिखा देंगे जैसे मैकाले ने सिखाया तो गड़बड़ी और बढ़ जाएगी। शहरों की समस्या यह है कि यहां अधिकार जानते हैं, ड्यूटी तो है ही नहीं। अब वो कन्हैया कुमार कहता है वहां, कहता हमें चाहिए आजादी, मेरे फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच इज माय फंडामेंटल राइट। अब राइट टू स्पीच में वो कहता मुझे गाली भी देने का अधिकार है, तो मेरी स्पीच का राइट है। तो साहब अधिकार उसको बता दिए, लेकिन आर्टिकल 19(1) के साथ आर्टिकल 19(2) बना पढ़ाना सिर्फ भूल गए उनके गुरुदेव। तो ये तो बताए नहीं कि उसकी ड्यूटी क्या है। अब ड्यूटी में उसने कहा राष्ट्र के खिलाफ नहीं बोलना, सोसाइटी बिगड़े उसके खिलाफ नहीं बोलना, मानवता ना बिगड़े उसके खिलाफ नहीं बोलना, और दुनिया भर की ड्यूटी बता दी। वो तो उन्होंने पढ़ी नहीं। देहात में सिर्फ ड्यूटी पढ़ाई गई, राइट पढ़ाए नहीं उसने। और आप जिस समय उनको राइट सिखा देंगे बहुत ज्यादा और ड्यूटी भुला देंगे, तो जो शहर की स्थिति है ना कन्हैया कुमार टाइप के लोगों की, वो स्थिति गांव में हो जाएगी। फिर आप कानून लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे अफगानिस्तान में 3.5 लाख फौज होने के बावजूद भी आप रोक नहीं पाए उसको। हाँ, क्योंकि सोसाइटी बिगड़ी तो सोसाइटी तो बिगड़ ही जाएगी। आप देखो ना कि वहां डेमोक्रेटिक सोसाइटी, सिविल सोसाइटी जो भी है अफगानिस्तान की, वो सिविल सोसाइटीज को पूरा विश्व क्रिटिसाइज कर रहा है। लेकिन हमारे यहां हिंदुस्तान के, मैं जेएनयू के कुछ लड़कों का कमेंट पढ़ रहा था आज, वो लिखते हैं, जेएनयू कह रहे एएमयू के, वो लिखते हैं साहब संसार का ये पहला देश हुआ जिसमें पूर्ण शरीयत लागू हुई, हैप्पी इंडिपेंडेंस। लोग मर रहे हैं, वो कह रहे हैं शरीयत लागू हुई है, ये हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है साहब उनकी आजादी और आपकी आजादी एक ही दिन हुई, मुबारक हो, हिंदुस्तान भी 15 अगस्त को आजाद हुआ, वो भी 15 अगस्त को आजाद हुए। यहाँ तो समाजवादी पार्टी का सांसद, यहाँ समाजवादी पार्टी का सांसद बर्क साहब जो है उत्तर प्रदेश में, वो इस बात को कह रहे हैं कि देश भारत को आजाद कराने के लिए जिन क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व लुटा दिया, भारतीय क्रांतिकारी और स्वतंत्रता के आंदोलन के लोगों का एक तरीके से वहां के तालिबानी जो है उनके साथ मैच कर रहे हैं। अब ये सोचिए, भारत का सांसद, क्योंकि वो इस्लामिक है। मैं क्या कह रहा हूं कि ये दिमाग का गंदगी है, दिमाग की। ये कानून जो है ये उसके लिए जरूरत पड़ती है जिसका दिमाग गंदा है। कुछ लोग तो आप देश में 90% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पुलिस स्टेशन का दरवाजा नहीं देखा कैसा होता है। हाँ। और पुलिस उनके घर पर आ जाती है, गांव में भी पुलिस आ जाती है, तो साहब 10-20 साल तक लोग कहते हैं कि तुम्हारे घर पर पुलिस आई थी, तुम गुंडे हो, भले पूछने आई हो कुछ। तो पुलिस का घर में आना भी उनको मतलब ग्लानि महसूस होता है। इतने शरीफ परिवार भारत में रहते हैं। और एक दूसरी सोसाइटी है जो बचपन से बच्चे को यह कहना सिखाए कि साहब हलाल करने में ज्यादा आनंद है, मतलब कुर्बानी भी देनी है तो ऐसे नहीं देनी झटके से आंख बंद करके, हलाल करिए, पूरा हृदय जो तुम्हारा है मानव हृदय उसको समाप्त कर दीजिए, क्रूरता सीखिए। तो आप उस सोसाइटी में, जैसे मेरा परिवार है, मैंने एक बार अंडा धोखे से हाथ में आ गया तो आप समझ लीजिए मुझे 10-20 दिन तक ये महसूस हुआ यार क्या अपराध हो गया। और एक सोसाइटी मार देती है, काटती है धीरे धीरे। हम मुर्दा जलाकर आते हैं तो मुर्दा जलाने के बाद गंगा स्नान करते हैं, फिर घर पर स्नान करते हैं, फिर 7 दिन तक व्रत रखते हैं, फिर 13 दिन तक उसका काम क्रियाक्रम करते हैं, और फिर भी हम शुद्ध नहीं होते। और एक व्यक्ति जिंदा उसको काट रहा है, दिन भर काटता है, उसको इस पे गर्व महसूस होता है। तो सोसाइटी की संस्कृति और संस्कार तय करते हैं कि कानूनों की जरूरत है कि कानूनों को जरूरत नहीं है। इसलिए यहां पर जब आप कहते हैं देहात में, तो मैं कहता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये अधिकारों का उल्टा खेल देहात में मत समझाइए प्लीज। ये जेएनयू और एएमयू में ही और जामिया मिलिया में ही बने रहने दीजिए, क्योंकि उन थोड़े से मुट्ठी भर 4 यूनिवर्सिटियों के जो फंडामेंटल राइट जिनको आपने सिखा दिए उनको हम झेल नहीं पा रहे, और कहीं आपने पूरे देश को समझा दिए तो क्या होगा? हाँ, फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत।
हाँ, तो वो संस्कार और संस्कृति में जिंदा है, उनको अपने संस्कारों में जिंदा रहने दीजिए सर। हिंदुस्तान की विजय उसी में, और हिंदुस्तान सेकुलर तब तक है जब तक हिंदू मेजोरिटी में है। हाँ। उसके बाद फिर अफगानिस्तान होने वाला है। पाकिस्तान का हाल अफगानिस्तान से कम नहीं है। ये मेजोरिटी वाला ये जो आपने बोला ना, इसी पर मेरा एक अगला सवाल है, मैं उस पर आता हूं, उसके बाद मैं दीपक राय जी के सवाल पर जाऊंगा। आप देखिए, एक नए लोग हैं, एक नई तरह के लोग हैं जो पिछले 4-5-7 सालों से खास तौर से कह रहे हैं कि भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, भारत जो है मुस्लिमों के लिए दोजख है, नर्क है, और भारत में रहने वाले मुस्लिम जो है यहां से जाना चाहते हैं। उसमें फिल्मी सितारे भी हैं, राजनीतिक लोग भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, तमाम पत्रकार भी हैं। लेकिन वही लोग अपनी छाती पीट रहे हैं और अब अफगान वाली सिचुएशन पर इस बात को कह रहे हैं कि अब शरणार्थी, अफगानी शरणार्थियों को खास तौर से भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए, भारत में रहने देना चाहिए उन अफगानी, वो भूल